नंगोंग युएहुआ ने सोचा था कि वह अपनी साधना एक ही दिन में पूरी कर लेगी, लेकिन उसे यह कभी सपने में भी नहीं आया था कि लू चेन का असली मकसद साधना करना बिल्कुल नहीं था। ये कठिन नट नंगोंग युएहुआ लू चेन के अंदर एक जंगली जीत की भूख जगा चुकी थी। बहुत दिनों बाद उसकी रगों में वह पुरानी क्रूरता फिर से जाग उठी थी। शुरू में लू चेन ने तरह तरह के हथियार आजमाए, लेकिन नंगोंग युएहुआ ने हर हमले को बड़ी चतुराई से रोक दिया। लू चेन समझ गया कि बार बार तरीका बदलने से उसे सांस लेने का मौका मिल जाता था। वह अपनी साधना विधि के जरिए हर बार थोड़ी देर के लिए होश संभाल लेती थी। तो फिर ठीक है, अब एक ही तरीके से लगातार दबाव डालना होगा। उसे इतना किनारे तक धकेलना होगा कि होश संभालने का नाम भी न ले सके। लू चेन ने मन ही मन ठान लिया, देखता हूँ ये कितनी देर तक टिक पाती है। लू चेन के निरंतर हमलों के नीचे नंगोंग युएहुआ को अपनी आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा बिखरती महसूस होने लगी। वो फिर से ध्यान केंद्रित करके साधना करने की कोशिश करती, लेकिन लहर सी अनुभूतियां बार बार उठती और उसे एकाग्र होने नहीं देती। तभी उसे एहसास हुआ, लू चेन अब साधना भी नहीं कर रहा था। वह अपनी कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था। वह तो बस एक जंगली जानवर की तरह। यह आदमी उसे इसी तरह झुकाना चाहता है। फिर भी नंगोंग युएहुआ ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह एक भी आवाज नहीं निकालने वाली थी। दोनों अब एक रणनीतिक लड़ाई में जुटे हुए थे। नंगोंग युएहुआ ने कभी हार न मानने की वजह से ही सम्राज्ञी का पद पाया था। वह किसी पुरुष के आगे झुकने पर यकीन नहीं करती थी, खासकर इस आदमी के आगे तो बिल्कुल नहीं। 1000 साल से ज्यादा जी चुकी थी वह। पुरुषों को वह कुछ कुछ समझती थी। लू चेन कितना भी असाधारण क्यों न हो, इतनी क्रूरता वह लंबे समय तक नहीं निभा सकता। बस सहना है, बस थोड़ा और सहना है। ये सोचकर नंगोंग युएहुआ ने फिर से मन को एकाग्र किया, लेकिन ठीक उसी पल उसकी चेतना के सागर में आसमान छूती एक विशाल लहर उठी और उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। जैसे ही वह लहर उसकी दिव्य चेतना के करीब पहुंची, नंगोंग युएहुआ के अंदर भय की चरम सीमा छू गई। उसका पूरा शरीर तन गया। नहीं, मम। नंगोंग युएहुआ के गले से निकली उस छोटी सी आवाज सुनकर लू चेन के होठों पर विजयी मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत उसका मुंह ढकना बंद कर दिया, लेकिन अपना काम जारी रखा। कृपया मत। आखिरकार वह गरिमामयी सम्राज्ञी भी गिड़गिड़ा उठी। लू चेन ने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोहा गर्म था अब और जोर से पीटना था। उसे पूरी तरह बेहोश कर देना था। उस पल नंगोंग युएहुआ समझ गई, अब खेल खत्म हो चुका है। एक बार शुरू हो जाने के बाद ये रुकने वाला नहीं था। आखिरकार वह हार गई। जब चेतना के सागर में वह विशाल लहर पूरी तरह टूट पड़ी, तो नंगोंग युएहुआ ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। वह प्रकृति के रास्ते पर खुद को छोड़ चुकी थी। उसी समय बाहर छत पर एक लाल धुंध उभरी और तेजी से गाड़ी होकर नंगोंग किंग्या के रूप में जम गई। अंदर से आती हुई नंगोंग युएहुआ की आवाज सुनकर नंगोंग किंग्या के ठंडे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। लगता है उसकी बड़ी बहन आखिरकार लू चेन के सामने हार मान चुकी है। यह आदमी किस शैतानी साधना का अभ्यास करता है जो इतनी जबरदस्त ताकत रखता है। हालांकि नंगोंग युएहुआ की चेतना अब धुंधली हो चुकी थी, फिर भी उसे छत पर अपनी छोटी बहन की उपस्थिति का एहसास हो गया। अपने इस अवस्था में नंगोंग किंग्या द्वारा देख लिए जाने का ख्याल आते ही उसके अंदर गहरी शर्मिंदगी उबल पड़ी। भले ही वह लू चेन के आगे समर्पण कर चुकी हो, लेकिन वह आखिर एक सम्राज्ञी थी। इस तरह की बात के कारण इस कदर बेइज्जती शापित हुई। यह आदमी ये जानबूझकर कर रहा है। वह उसे अपमानित करना चाहता है, जैसे कह रहा हो, तुमने कहा था ना कि यह सिर्फ एक सौदा है। फिर क्यों तुम्हारे मन में भावनाएं उमड़ रही हैं? सिर्फ भावनाएं ही नहीं, तुम चीख भी रही हो। बहुत हुआ। नंगोंग युएहुआ ने पूरी तरह आंखें बंद कर ली। 10 दिन बाद कमरे के अंदर लू चेन का शरीर अभी भी दूसरे शरीर से लिपटा हुआ था। एक खास पल के आने पर लू चेन रुक गया। उसने झुककर नंगोंग युएहुआ के कान में फुसफुसाया, सचमुच मोहक है। लू चेन की यह बात सुनते ही बेहोश सी पड़ी नंगोंग युएहुआ अचानक होश में आ गई। दूसरी पत्नियों और रखैलियों की तुलना में वह सचमुच थोड़ी बेहतर थी। होश संभालने में भी तेज थी। होश में आते ही नंगोंग युएहुआ ने लू चेन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो बस उसे अपमानित कर रहा था। जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं। जब नंगोंग युएहुआ चुप रही तो लू चेन ने अपना शरीर हल्का सा मोड़ा। नंगोंग युएहुआ के मुंह से हल्की सी हम निकली। उसे लगा कि यह आदमी फिर शुरू करने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, महाराज, अगर आपको मेरी आवाज सुननी ही है तो सीधे हुक्म क्यों नहीं दे देते? क्यों इस तरह? नंगोंग युएहुआ समझ चुकी थी कि लू चेन क्या चाहता है। वह उसकी असली आवाज सुनना चाहता था, विजय का सुख लेना चाहता था। लू चेन मुस्कुराया और बोला, हुक्म देकर सुनने में मजा कहाँ? मुझे तुम्हारी सबसे सच्ची, सबसे असली आवाज चाहिए। कोई भी चीख सकता है, लेकिन बनावटी आवाज में वह स्वाद नहीं होता। लू चेन का जवाब सुनकर
सुनकर नंगोंग युएहुआ ने मन ही मन ठंडी मुस्कान बिखेरी। असल में यह आदमी उसे अपमानित करना चाहता है। ठीक है, अब कहने को कुछ बचा भी नहीं था। इन 10 दिनों में भले ही वह बेहोशी की हालत में रही हो, लेकिन वह अंदाजा लगा सकती थी कि लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। यह आदमी उसे महज एक दासी समझता है जिसके साथ खेल सकता है। ये सोचकर कि काले चांद शहर के महल में रहने वाले हर व्यक्ति ने उसकी चीखें सुन ली होंगी, नंगोंग युएहुआ को बेहद शर्मिंदगी हुई। भले ही अब वह लू चेन की औरत बन चुकी हो, लेकिन आगे उसे जियांग विश्व में रहना था। लू चेन की मदद से उस विश्व के आधे हिस्से को संभालना था। अगर लोग जान गए कि वह सम्राज्ञी लू चेन के सामने इस कदर बेलगाम हो जाती है, तो उसकी सम्राज्ञी वाली गरिमा कहाँ रह जाएगी। छोड़ो, जो होना था सो हो गया, जान ले तो जान ले। उसी पल लू चेन की भौहों के बीच से एक सुनहरा गोला निकला और तेजी से नंगोंग युएहुआ की भौहों के बीच घुस गया। अगले ही क्षण उसके मन में सदाबहार अमरता विधि का पूरा ज्ञान प्रकट हो गया। इस विधि के प्रभाव को महसूस करते ही नंगोंग युएहुआ का दिमाग ठिठक गया। ये संत श्रेणी की साधना विधि है। ये तो लोगों को मौत से भी वापस ला सकती है। ऐसी विधि तो दिव्य श्रेणी की भी कहलाएगी। वास्तव में उच्च स्तरीय साधना जगत में पुनरुत्थान आम बात थी, खासकर उन शक्तिशाली साधकों के लिए जो शरीर छोड़कर भी जीवित रह सकते थे। लेकिन नंगोंग युएहुआ निचले स्तर के साधना जगत से आई थी, इसलिए यह विधि उसे बेहद आश्चर्यजनक लगी। उसने मन में सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इतना निर्दयी और क्रूर था। उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। पता चला कि वह सदाबहार अमरता विधि की जीवन शक्ति से उसे लगातार ठीक करता जा रहा था। इसलिए चाहे वह कितना भी उग्र हो जाए, चाहे उसका हमला कितना भी तेज हो, उसका शरीर कुछ नहीं बिगड़ता था। दुख की बात यह थी कि यह संत श्रेणी की विधि शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि लू चेन इतनी आसानी से किसी को संत श्रेणी की विधि सिखा सकता है, तो निश्चित रूप से उसके पास इससे भी बेहतर विधियां होंगी। जब तक वह लू चेन के पास रहेगी, एक न एक दिन उसे शक्ति बढ़ाने वाली संत श्रेणी की विधि भी मिल ही जाएगी। नंगोंग युएहुआ को जब पिछले 10 दिनों में वीर प्रताप ने उसके साथ जो कुछ किया था, उसकी याद आई तो उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। वह नहीं जानती थी कि उसने कौन सी जादुई गोली खाई थी जिससे उसे इतनी अपार ताकत मिल गई थी। अगर वह वीर प्रताप के पास रहती रही तो सचमुच उसकी खिलौना बनकर रह जाएगी क्या? जब वह इसी उलझन में खोई हुई थी, तभी वीर प्रताप धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उठते ही नंगोंग युएहुआ को अंदर से एक खालीपन सा महसूस हुआ। उस पल वीर प्रताप शयन कक्ष के बगल वाले कमरे की ओर बढ़ता हुआ बोला, तुम अपनी साधना अवस्था को स्थिर कर लो। सिर्फ 10 दिन से भी कम समय में युद्ध अजगर सेना ने जियांग विश्व की लगभग सारी शक्तियों को धूल चटा दी थी। अब युद्ध समाप्त करने का समय आ गया था। वीर प्रताप के जाते हुए रूप को देखते हुए नंगोंग युएहुआ के मन में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। भले ही उसे जो चाहिए था वह मिल गया था, पर वह जानती थी कि अब वह वीर प्रताप की पकड़ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अंदर ही अंदर उसकी चेतना उस अनुभूति के प्रति मोह में फंसने लगी थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इस प्रक्रिया में उसकी साधना अवस्था तेजी से आगे बढ़ गई थी। पहले वह हमेशा सोचती थी कि युगल साधना तो बस साधना का सहायक है, इसलिए किसी साधक के लिए साधना साथी होना या न होना बराबर है। इस संसार की युगल साधना विधियां भी कुछ खास नहीं थी, फिर भी वीर प्रताप के साथ युगल साधना का प्रभाव इतना गहरा था। जब वीर प्रताप उसकी नजरों से ओझल हो गया, तब नंगोंग युएहुआ ने अपनी साधना अवस्था को महसूस किया। जैसे ही उसे पता चला कि वह हुआशिन क्षेत्र की सीमा पर पहुंच चुकी है, उसके मन में एक झटका सा लगा। अब उसे समझ आ गया कि नंगोंग किंग्या इतनी जल्दी हुआशिन क्षेत्र की साधिका कैसे बन गई। उसने सोचा था कि किंग्या की तेज तरक्की का राज वीर प्रताप के पास संत श्रेणी की साधना विधि है, लेकिन अब साफ दिख रहा था कि असली कारण वीर प्रताप के साथ युगल साधना थी। ये सोचकर नंगोंग युएहुआ ने नीचे अपनी बर्फ जैसी सफेद देह की ओर देखा। वीर प्रताप उसके लिए एक अनमोल अवसर था। भले ही वह उसके हाथों खिलौना बन रही हो, लेकिन अगर वह मौका पकड़ ले तो भविष्य में वह बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी। नंगोंग युएहुआ ने और कुछ सोचना छोड़ दिया। उसने पैर मोड़कर साधना में बैठ गई। नहाने के बाद वीर प्रताप फिर से मोर्चे पर लौट गया और युद्ध अजगर सेना का नेतृत्व करते हुए जियांग विश्व की सारी शक्तियों को एक करने लगा। महीने भर से भी कम समय में जियांग विश्व की हर शक्ति ने समर्पण कर दिया। वीर प्रताप ने तुरंत सभी प्रमुख शक्तियों के नेताओं को जियांग साम्राज्य की राजधानी में बुलाया। जियांग विश्व का पहला साधक महासम्मेलन बुलाया गया। जियांग साम्राज्य के राजनीतिक सभा भवन में प्रमुख शक्तियों के नेता सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। वीर प्रताप काले सुनहरे अजगर वाले राजवस्त्र पहने हुए उस राजसी सिंहासन पर विराजमान था, जिस पर सामान्यतः नंगोंग युएहुआ बैठती थी। उसके दाएं बाएं नंगोंग युएहुआ और नंगोंग किंग्या बैठी हुई थी। वीर प्रताप ने सभा में बैठे सबको एक नजर में घेर लिया और गरज कर बोला, मुझे विश्वास है कि तुम सब जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। मेरा इरादा है कि अमर संघ की स्थापना करूं और जियांग विश्व को 2 भागों में बांट दूं, आधा भाग अमर संघ को, आधा भाग जियांग साम्राज्य को। ये सुनते ही हर किसी के मन में बात साफ हो गई। सम्राट का मकसद साफ था, बांटो और राज करो।
दोनों बड़ी शक्तियों को एक दूसरे से टकराता रखो ताकि पूरा जियांग विश्व आसानी से काबू में रहे। भले ही वे वीर प्रताप का मकसद जान चुके थे, फिर भी किसी के पास विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। अब पूरा जियांग विश्व सम्राट के हाथ में था, वह जो चाहे कर सकता था। जियांग साम्राज्य अब साधारण राजवंश नहीं रहा था। अगर साधारण होता तो सम्राट के पास अपनी सेना नहीं होती, काम करना मुश्किल हो जाता। पर वीर प्रताप अलग था, उसके पास स्वयं अपार शक्ति थी। कोई नीति लागू करनी हो तो बस एक हुक्म काफी था, कोई विरोध करने की जरूरत नहीं कर सकता था। वीर प्रताप ने बोलना जारी रखा, मुझे नहीं पता, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, सभा भवन में एक साथ स्वर गूंज उठा, हम महाराज के आदेश का पालन करेंगे। सबके मन में एक ही बात थी, अब सारा जियांग विश्व सम्राट के कब्जे में है, कौन विरोध करेगा। जो विरोध कर चुके थे वे तो जियांग साम्राज्य के जादुई अस्त्रों की मार से पहले ही धूल हो चुके थे। जब सभा में कोई खड़ा होकर कुछ नहीं बोला, तब वीर प्रताप ने आगे कहा, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो बात पक्की, आज से नंगोन किंग्या अमर संघ की प्रमुख होंगी। ये सुनते ही सबकी नजरें स्वाभाविक रूप से नंगोन किंग्या की ओर घूम गईं। कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अफवाहें पहले से थी कि वीर प्रताप दोनों बहनों से विवाह करने वाले हैं। सम्राट अपनी सत्ता को और मजबूत कर रहे थे। दोनों का सम्राट से विवाह हो जाने पर भविष्य में वे परिवार बन जाएंगी। भले ही दोनों के बीच कुछ प्रतिस्पर्धा रहे, लेकिन दोनों ही महाराज का साथ देंगी। फिर वीर प्रताप ने कहा, और हाँ, जैसा कि तुम सबने सुना होगा, मैं नंगोन युएहुआ और नंगोन किंग्या से विवाह करने जा रहा हूँ। विवाह 10 दिन बाद होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, सभा भवन में एक स्वर में गूंज उठा, हम महाराज को बधाई देते हैं। वीर प्रताप ने निष्पक्ष भाव से आगे कहा, आज से हर 10 वर्ष बाद जियांग विश्व में साधकों का महासम्मेलन होगा, जो बारी बारी से जियांग साम्राज्य की राजधानी और काले चांद शहर में आयोजित होगा। 2 स्थानों को चुने जाने का मकसद सब समझ गए। काले चांद शहर अब नई बनी अमर संघ की सीमा में था, यानी नंगोन किंग्या के क्षेत्र में। सम्मेलन को 2 जगह बांटकर वीर प्रताप ये सुनिश्चित कर रहे थे कि न जियांग साम्राज्य का प्रभाव बढ़े, न अमर संघ का, क्योंकि इस संसार को साधक ही संभालते थे। फिर वीर प्रताप ने जियांग विश्व के लिए कई नए नियम घोषित किए। इस पहले महासम्मेलन का मुख्य काम विभिन्न शक्तियों के लिए नियम तय करना था। सम्मेलन में आए नेता बोलने का मौका ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ हामी भर रहे थे। सारे नए नियम बताने के बाद वीर प्रताप ने फिर से सबकी ओर देखा और पूछा, क्या किसी के मन में कोई सवाल या शंका है जो अभी उठा सकता है। महाराज के शब्दों के बाद सभा में कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं था। काफी देर तक चुप्पी छाई रही। फिर एक शीर्ष शक्ति का कुलपति घबराते हुए खड़ा हुआ। किसी को खड़ा देखकर वीर प्रताप ने पूछा, क्या प्रश्न है कुलपति किन। वह व्यक्ति तुरंत बोला, महाराज, अब तियानचेन विश्व और जियांग विश्व जुड़ चुके हैं। क्या जियांग विश्व के साधक तियानचेन विश्व में जा सकते हैं। इस प्रश्न के साथ सभा भवन में सबकी नजरें वीर प्रताप की ओर घूम गईं। हर कोई उत्सुक था जानने को कि महाराज इस पर क्या फैसला देंगे। उनके हिसाब से तियानचेन विश्व ने वीर प्रताप जैसा शक्तिशाली पुरुष पैदा किया था, इसलिए वह कोई साधारण संसार नहीं हो सकता। और अब जब जियांग विश्व सम्राट के नियंत्रण में है, तो हो सकता है वे जियांग विश्व के संसाधनों को तियानचेन विश्व में स्थानांतरित कर दें, जिससे भविष्य में तियानचेन और भी समृद्ध हो जाए। वीर प्रताप एक पल के लिए चुप रहा। वह इस मुद्दे पर हाल ही में खुद सोच चुका था। नंगोन युएहुआ के मन में जब तियानचेन विश्व की बात आई तो वह एक पल के लिए ठिठक गया। हालांकि तियानचेन विश्व में आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से जाग उठी थी, लेकिन जियांग विश्व की तुलना में वह अभी भी बहुत पतली थी। जियांग विश्व के साधकों की कुल शक्ति तियानचेन विश्व के साधकों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगर जियांग विश्व के साधक तियानचेन विश्व में घुस आए तो शायद कुछ झंझट खड़ी हो जाए। पर दूसरी तरफ अगर वे दोनों विश्व के साधक एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी साधना विधियां बांटे तो तियानचेन विश्व के साधकों की ताकत तेजी से बढ़ सकती थी। फायदा भी था, नुकसान भी था। एक पल सोचने के बाद वीर प्रताप ने गरज कर कहा, 2 वर्ष बाद मैं तियानचेन विश्व में दोनों विश्वों का साधक महासम्मेलन बुलाऊंगा। सम्मेलन के बाद धीरे धीरे पाबंदी हटा दूंगा, तब दोनों विश्व के साधक किसी भी विश्व में आ जा सकेंगे। ये सुनते ही सभा में बैठे साधकों के चेहरों पर उत्साह की लहर दौड़ गई। वे सोचने लगे, सम्राट तो तियानचेन विश्व से ही निकले हैं, वहाँ का वातावरण जियांग से बेहतर होगा। अगर वहाँ साधना करने का मौका मिला तो उनकी शक्ति जियांग विश्व से कहीं तेज बढ़ेगी। वीर प्रताप ने फिर एक नजर सब पर डाली और पूछा, अब कोई और बात कहना चाहता है। अगर नहीं तो आज की सभा यही समाप्त। प्रमुख शक्तियों के नेता एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार कोई खड़ा नहीं हुआ। वे आज सिर्फ नियम सुनने आए थे। कोई बेमौका बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब कोई कुछ नहीं बोला तो वीर प्रताप ने कहा, चूंकि और कोई बात नहीं है तो सभा विसर्जित। शब्द समाप्त होते ही वीर प्रताप का रूप उसी जगह से गायब हो गया। महाराज के जाते ही सभा भवन में सांसों की हलचल शुरू हो गई। सबने चैन की सांस ली। सम्मेलन में सबसे बड़ा डर यही था कि सम्राट किसी को नापसंद कर ले और बिना वजह कुछ लोगों को निशाना बना दे। सौभाग्य से आज उन्होंने सिर्फ नियम तय किए, किसी की जान पर बन
नहीं आए। अब असली खेल था शक्ति का बंटवारा। जियांग विश्व के दो हिस्से हो गए थे। अब दो बड़ी शक्तियां थीं और सम्राट उन्हें आपस में टकराता देखना चाहते थे। इसलिए हर शक्ति को एक पक्ष चुनना ही था। जो बीच में लटके रहेंगे उनकी दुर्दशा होगी। सम्राट भले न मारे, पर दोनों बड़ी शक्तियां उन्हें बख्शेंगी नहीं। हर किसी को अपनी रक्षा के लिए एक छत्र चाहिए था। फिर सभा भवन में हलचल मच गई। विभिन्न शक्तियों के नेता आपस में गुप्त सलाह करने लगे। कुछ जियांग साम्राज्य का साथ देने लगे, कुछ अमर संघ का। धीरे धीरे जियांग विश्व की दो बड़ी शक्तियों का रूप तैयार होने लगा। 10 दिन बाद जियांग साम्राज्य के महल में हर तरफ लाल लालटेनें और सजावट थी। पूरा महल उत्सव की चादर ओढ़े हुए था। आज वीर प्रताप का नंगोंग युएहुआ और नंगोंग किंग्या से विवाह का दिन था। जियांग विश्व की प्रमुख शक्तियों के नेता आए थे और महाराज के लिए ढेर सारे अनमोल उपहार लाए थे। विवाह भोज के बाद वीर प्रताप नंगोंग युएहुआ के कक्ष में पहुंचा। उस वक्त नंगोंग युएहुआ गहरे लाल राजसी वस्त्र पहने चुपचाप एक नर्म पलंग पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई घूंघट नहीं था। वीर प्रताप ने छोटी मोटी रस्मों को बहुत पहले छोड़ दिया था। कमरे में घुसते ही गरिमामयी और कुलीन नंगोंग युएहुआ को उदासीन भाव से पलंग पर बैठा देख वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, मेरी रानी उदास क्यों है? क्या मेरी रानी मुझसे विवाह नहीं करना चाहती? नंगोंग युएहुआ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, महाराज इतने शक्तिशाली हैं, इस संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी? एक छाया की तरह पलंग के पास पहुंचकर वीर प्रताप ने हाथ बढ़ाया और नंगोंग युएहुआ की थोड़ी को उठा लिया। उसकी आश्चर्यजनक रूपवती चेहरे को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम ये कह रही हो, पर मुझे लगता है तुम सचमुच मुझसे विवाह नहीं करना चाहती। नंगोंग युएहुआ ने कहा, महाराज ये व्यवस्था मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, मैं अनिच्छुक नहीं हूँ। हालांकि पिछले बार काले चांद शहर में वीर प्रताप की उग्रता ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन अब काफी समय बीत चुका था। वह फिर से सामान्य हो चुकी थी और पुरुषों में अब उसकी कोई रुचि नहीं बची थी। नंगोंग युएहुआ की बात सुनकर वीर प्रताप ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में गहरी नजर डालता रहा, जिनमें शरद के पानी जैसी चमक थी। उस तीखी नजर को महसूस कर नंगोंग युएहुआ का दिल तेजी से धड़कने लगा। काले चांद शहर में वीर प्रताप ने उसके साथ जो कुछ किया था वह सब याद आ गया। बहुत देर बाद नंगोंग युएहुआ ने खुद ही बोलना शुरू किया, महाराज रात काफी हो चुकी है। भले ही अभी पुरुष स्त्री के मामलों में उसकी रुचि न हो, लेकिन वह अब वीर प्रताप की पत्नी बन चुकी थी। पत्नी के कर्तव्य उसे अच्छी तरह पता थे। उसकी बात सुनकर वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, क्या मेरी रानी इतनी बेचैन है? नंगोंग युएहुआ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन अचानक वीर प्रताप ने उसे जोर से पलंग पर धकेल दिया और एक हाथ उसके वस्त्र की डोरी पर रख दिया। नंगोंग युएहुआ मन ही मन आह भरकर सोचने लगी, काश ये सब खत्म होने के बाद वीर प्रताप तियानचेन विश्व लौट जाए। वहाँ उसके पास और भी बहुत सी स्त्रियां होंगी। लौटते ही उसे इस पलंग पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वह इसी विचार में खोई हुई थी, तभी उसके कान के पास फटने की आवाज आई। नंगोंग युएहुआ स्तब्ध रह गई। महाराज इतने शक्तिशाली होने के बावजूद कितने अधीर हैं। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसके होंठ वीर प्रताप के होंठों से ढंक दिए गए हैं और अंदर से एक अजीब सी अनुभूति उभरने लगी। नंगोंग युएहुआ ने तुरंत अपनी साधना विधि का इस्तेमाल करके उस अनुभूति का विरोध करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार काले चांद शहर में किया था। इस बार वीर प्रताप ने रणनीति बदल दी थी। पिछली बार उसने अपनी पत्नियों की आध्यात्मिक शक्ति रोक दी थी ताकि वे साधना न कर सके और अपनी असली प्रतिक्रिया छिपा न सके। उसे बनावटी स्वाद पसंद नहीं था, लेकिन अब उसने सोचा, अगर शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति न रोकी जाए तो नंगोंग युएहुआ जैसी ऊंची सहन शक्ति वाली स्त्री बहुत देर तक विरोध कर सकती है। शारीरिक उत्तेजना का विरोध पूरी तरह सच्ची प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता, इसलिए इस बार उसने सीधे नंगोंग युएहुआ की आध्यात्मिक शक्ति को ही रोक दिया। जैसे ही नंगोंग युएहुआ जोर शोर से विरोध कर रही थी, अचानक उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का कोई एहसास नहीं रहा। वह एक साधारण स्त्री की तरह हो गई। उसे स्तब्धता छा गई। एक पल की भौचक्की के बाद नंगोंग युएहुआ को इतनी तीव्र अनुभूति ने घेर लिया कि वह खुद को संभाल न पाए। उसे तुरंत समझ आ गया, वीर प्रताप ने कोई तरीका इस्तेमाल करके उसकी आध्यात्मिक शक्ति रोक दी है। अब पूरी तरह लाचार, न साधना से उत्तेजना को नियंत्रित कर पा रही थी, न दांत भींचकर विरोध कर पा रही थी। वह सिर्फ अपनी कोमल उंगलियों से वीर प्रताप की गर्दन को कसकर पकड़ लेती रही। 2 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। बगल वाले कमरे में गहरे लाल वस्त्र पहने एक स्त्री पलंग पर बैठी थी। नंगोंग किंग्या को पहले ही पता चल गया था कि वीर प्रताप बगल वाले कमरे में गए हैं। वह सोच रही थी, इतनी देर हो गई, फिर भी कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। धीरे धीरे उठकर वह खिड़की के पास गई। बाहर आकाश में पूर्ण चांद चमक रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। मन ही मन वह सोचने लगी, वीर प्रताप इतनी देर से बगल में है, फिर भी शुरुआत क्यों नहीं हुई। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़कर बगल वाले कमरे का हाल जान सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वह करती तो वीर प्रताप को तुरंत पता चल जाता। इससे उनकी मूड खराब हो जाता और वह कभी नहीं
चाहती थी कि महाराज का मूड बिगड़े। नंगोन किंग्या खिड़की के पास खड़ी ठंडी हवा का झोंका लेती रही। काफी देर हो गई, फिर भी बगल वाले कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर कान लगाकर सुनती तो हल्की हल्की चरमराहट की आवाज जरूर आ रही थी। तुरंत उसे सब समझ आ गया। होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई। अरे वाह, तुम सचमुच कितना सह सकती हो। साफ था दोनों शुरू तो कर चुके थे, बस नंगोन युएहुआ अभी भी जिद पर अड़ी हुई थी। उसी पल नंगोन किंग्या के मन में एक बात कौन थी, वह और नंगोन युएहुआ दोनों एक साथ वीर प्रताप से विवाह किए थे। रस्म के हिसाब से आज रात दोनों को ही महाराज की सेवा करनी थी, पर वीर प्रताप की ताकत देखते हुए आज रात की बात छोड़ो, कल परसों बल्कि पूरे महीने भर तक भी उसकी बारी नहीं आ सकती थी। ये सोचकर नंगोन किंग्या के दिल में एक टीस सी उठी। उसकी भावनाएं नंगोन युएहुआ से बिल्कुल उलट थीं। नंगोन युएहुआ को पुरुषों में खास रुचि नहीं थी, पर वह खुद वीर प्रताप के लिए तरस रही थी। बस एक बार फिर महाराज खुद को उसके ऊपर झोंक दे, यही चाहती थी। शैतानी साधिका थी ना, स्वभाव से ही कामुक। काले चांद शहर में वीर प्रताप ने जिस तरह उसे तड़पाया था, उसी अनुभूति में वह पागल हो चुकी थी। वह जानती थी कि वीर प्रताप की जबरदस्त ताकत के आगे अगर फिर वो काम हुआ तो पिछली बार की तरह उसकी दिव्य आत्मा फिर बिखर जाएगी। फिर भी जानते हुए भी वह उसी तड़पन का इंतजार कर रही थी। पर अफसोस, आज महाराज पहले नंगोन युएहुआ के कमरे में गए थे। अब कम से कम 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे, जब फिर उससे युगल साधना का मौका मिलेगा। जब वह इसी उलझन में खोई थी, तभी बगल वाले कमरे से एक तेज आवाज आई। वीर प्रताप नीचे झुका हुआ नंगोन युएहुआ की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा लालिमा से चमक रहा था, आकर्षण की मूर्ति बनी हुई थी। वीर प्रताप के होठों पर शरारती मुस्कान खेल गई। ठीक उसी पल जो 2 घंटे से खुद को रोक रही थी, नंगोन युएहुआ का मुंह खुल गया। आह टिल्डा, महाराज मेरी जान छोड़ दीजिए। आखिरकार नंगोन युएहुआ ने हार मान ली। अपनी आध्यात्मिक शक्ति बंद कर दी गई थी। अब ध्यान भटकाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, न ही बेचैन दिल को शांत करने का। उसे एहसास हो गया पिछली बार भी वह हार चुकी थी, तब उसकी साधना अवस्था नहीं रोकी गई थी, फिर भी वह वीर प्रताप के आगे टिक नहीं पाए। अब जब साधना शक्ति ही बंद है तो कैसे मुकाबला कर पाती। पहली चीख के बाद नंगोन युएहुआ ने खुद को रोकना छोड़ दिया। खिड़की पर खड़ी नंगोन किंग्या ने लगातार दया की गुहारें सुनी तो ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, सोचा था तुम और देर तक टिक जाओगी, इतनी जल्दी हार मान ली। हालांकि कह तो रही थी, पर वह अच्छी तरह जानती थी कि वीर प्रताप की तड़पन कितनी भयानक होती है। 2 घंटे तक टिक जाना खुद में बड़ी बात थी। अगर उसकी जगह होती तो 15 मिनट भी नहीं टिक पाती। पर वह और नंगोन युएहुआ में फर्क था। नंगोन युएहुआ हमेशा गरिमा और अभिमान की मूर्ति बनी रहती थी, ऊंची और महान, और आज वही महाराज के हाथों खिलौना बनकर रह गई थी। जबकि वह खुद शैतानी साधिका थी, पुरुष स्त्री के खेल में लिप्त होना उसका स्वभाव था। सम्राज्ञी नंगोन युएहुआ को वीर प्रताप के इस रूप में देखकर नंगोन किंग्या के अंदर एक अजीब सी खुशी जाग उठी। जब वह यही सोच रही थी, अचानक बगल की दबी हुई आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। अगले ही पल नंगोन किंग्या ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसके अपने विवाह वाले पलंग पर वीर प्रताप और नंगोन युएहुआ थे। यह क्या? नंगोन युएहुआ को भी एहसास हो गया कि वीर प्रताप उसे नंगोन किंग्या के कमरे में ले आए हैं। अपनी छोटी बहन को सीधे अपनी तरफ घूरते देख वह घबराकर बोली, महाराज कृपया मत। वीर प्रताप ने उसे और कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उस पल नंगोन किंग्या खिड़की के पास खड़ी थी, चेहरा भाव शून्य, बस देख रही थी कि वीर प्रताप नंगोन युएहुआ के साथ क्या कर रहे हैं। जब भागने का कोई रास्ता न दिखा तो नंगोन युएहुआ ने आंखें बंद कर ली और गले से आवाज निकलने लगी। काफी देर बाद नंगोन किंग्या होश में आए और व्यंग्य से बोली, बहन कौन कहता था कि तुम सम्राज्ञी हो, महाराज के सामने तो तुम ऐसी। नंगोन किंग्या की आवाज सुनकर नंगोन युएहुआ को गहरी शर्मिंदगी हुई, पर स्थिति बदलने की ताकत उसमें नहीं थी। वह शैतान वीर प्रताप बगल वाले कमरे में सब ठीक चल रहा था, अचानक उसे यहाँ क्यों लाया? साफ था वह उसे शर्मिंदा करना चाहता था। ये किसी शक्तिशाली पुरुष का तरीका नहीं था। थोड़ी देर बाद वीर प्रताप ने गहरी सांस ली और बिना सिर घुमाए खिड़की वाली नंगोन किंग्या से बोला, इधर आओ। नंगोन किंग्या के होठों पर हल्की सी कामुक मुस्कान आई। जी स्वामी। वीर प्रताप की बात सुनकर नंगोन युएहुआ का दिल धक से रह गया। ये शैतान क्या सोच रहा है? नहीं, वह अभी तैयार नहीं थी। भले ही मन में अनिच्छा थी, पर रोक नहीं पाए। न साधना शक्ति थी, न ताकत की उसे धकेल दे। आखिरकार नंगोन युएहुआ ने किस्मत को स्वीकार कर लिया। वह इस दिन का इंतजार कर ही रही थी, इसलिए जल्दी ही मान गई। इधर महल के एक आंगन में मंडप में जी क्यूयू ध्यान लगा रही थी। तभी उसने आंखें खोली, उनमें गुस्से की झलक थी। दिन भर की बात याद आते ही जी क्यूयू का मन बहुत खराब हो गया। जब वीर प्रताप ने उसे कुलीन उपपत्नी बनाया था तो वह बहुत खुश थी। सोचा था कि महाराज के दिल में उसका खास स्थान है, इसलिए यह पद मिला। पर जल्दी ही वीर प्रताप ने नंगोन युएहुआ और नंगोन किंग्या को भी कुलीन उपपत्नी बना दिया। अचानक महाराज के पास 3 कुलीन उपपत्नियां हो गईं। कुछ सोचकर जी
जी क्यूयू ने आह भरी। अब क्या करे, वह तो इस शैतान की औरत बन चुकी थी, अब छूटने का रास्ता भी नहीं बचा था। फिर भी सम्राट के पास स्त्रियों की कमी कहाँ होती है। वीर प्रताप जैसी अपार शक्ति वाले पुरुष के पास तो और भी ज्यादा। एक दो कुलीन उपपत्नियां और बढ़ जाना स्वाभाविक था, और फिर इन दोनों को पद देना तो राजनीतिक चाल थी। शायद उनके प्रति गहरे भाव नहीं थे। वीर प्रताप शायद अभी भी उसे ही सबसे ज्यादा चाहता होगा, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सोचकर जी क्यूयू का मन हल्का हो गया। उसने फिर आंखें बंद कर ली और साधना में लग गई। वह जल्दी से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी, ताकि वीर प्रताप के साथ तियानचेन विश्व लौटते वक्त भी उसके हाईआरईएम में अपना स्थान मजबूत रख सके। इसी बीच नंगोंग युएहुआ और नंगोंग किंग्या की भूमिकाएं बदल गईं। नंगोंग युएहुआ के उलट नंगोंग किंग्या ने कोई संकोच नहीं किया। वह तरह तरह की बेहुदा बातें बकने लगी। प्रिय, मैं मर गई थी तुम्हारे बिना। आह स्वामी, आप कितने उग्र हैं। नंगोंग युएहुआ ने त्योरियां चढ़ाकर नंगोंग किंग्या को देखा। भले ही वह खुद पहले चीखी थी, पर इस तरह भूत प्रेत की तरह चिल्लाई नहीं थी। नंगोंग युएहुआ ने ठंडे स्वर में कहा, बेशर्म कहीं की, पिछली बार नंगोंग किंग्या ने उसका मजाक उड़ाया था, अब मौका मिला था बदला लेने का। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं वाली थी, पर जैसे ही नंगोंग युएहुआ ने ये शब्द कहे, वीर प्रताप ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। वीर प्रताप का मन जियांग विश्व में ज्यादा दिन टिकने का नहीं था। अब दोनों विश्व जुड़ चुके थे, इसलिए उसने सोचा कि जियांग विश्व के भाग्य का एक हिस्सा अपने अंदर संभाल ले और फिर अपनी किसी रानी की मदद से एक अधीनस्थ विश्व को जन्म दे। नंगोंग बहनों के साथ आधे महीने तक उलझने के बाद आखिरकार नंगोंग युएहुआ की साधना अवस्था हुआशिन क्षेत्र तक पहुंच गई। जैसे ही उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति की तेज लहर उठी, वीर प्रताप ने तुरंत उसकी सजा रोक दी और उससे अलग हो गया। नंगोंग युएहुआ के मोहक चेहरे को देखकर वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी साधना अवस्था अभी अभी टूटी है, इसलिए इसे अच्छी तरह स्थिर कर लो। ये सुनकर नंगोंग युएहुआ के मन में आश्चर्य की लहर उठी। वह सचमुच महसूस कर रही थी कि उसकी साधना टूट गई है, और वह भी इस हालत में। पर साधना टूटने के बाद उसे आकाशीय विपत्ति का सामना क्यों नहीं करना पड़ा। नंगोंग युएहुआ ने बगल में बैठे पुरुष की ओर देखा। क्या ये सब उसने किया है? उसके मन में विचार घूम गया। पिछली बार काले चांद शहर में जब नंगोंग किंग्या की साधना टूटी थी, तब भी बिजली की विपत्ति रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। दोनों में एक ही बात समान थी, दोनों वीर प्रताप की स्त्रियां थीं। जाहिर था कि वीर प्रताप ने कोई तरीका अपनाकर उन्हें आकाशीय विपत्ति से बचा लिया था। यह आदमी आखिर है कौन, और उसके पास आकाशीय विपत्ति को टालने का ऐसा कौन सा तरीका है? नंगोंग युएहुआ के मन में वीर प्रताप की असली पहचान को लेकर और भी ज्यादा जिज्ञासा जागी, पर वह इस पर ज्यादा देर नहीं रुकी। अभी सबसे जरूरी था अपनी नई साधना अवस्था को मजबूत करना। फिर नंगोंग युएहुआ ने पैर मोड़कर बैठ गई और अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को घुमाने लगी, अपनी अवस्था को स्थिर करने में जुट गई। वीर प्रताप ने जब उससे अलग होकर देखा तो वह भी बैठा नहीं रहा। तुरंत उसने नंगोंग किंग्या को अपनी ओर खींच लिया और बिना एक पल गंवाए उस पर झुक गया। जब नंगोंग युएहुआ अपनी साधना स्थिर करने में लगी थी, तभी नंगोंग किंग्या की चीखें और कराहें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। इससे नंगोंग युएहुआ के मन में भारी चिढ़ पैदा हो रही थी, पर अब वह कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं थी, क्योंकि पहले वह खुद नंगोंग किंग्या से अलग नहीं थी। जब उसने अपने शरीर की बेचैन आध्यात्मिक शक्ति को शांत कर लिया, तो नंगोंग युएहुआ ने आंखें खोली। उसकी नजर लहराते हुए शरीर पर पड़ी। उसकी आंखों में जटिल भाव उभरे। भले ही सब कुछ उसकी अपनी इच्छा से हुआ था और उसके लिए ये सिर्फ एक सौदा था, फिर भी उसे एहसास हो गया कि वह इस आदमी की गुलाम बन चुकी है, पूरी तरह उसका खिलौना। ये सोचकर नंगोंग युएहुआ ने हल्की आह भरी। एक समय की गरिमामय सम्राज्ञी आज इस हालत में पहुंच गई, पर कोई बात नहीं, उसने खुद को समझाया। कम से कम नुकसान तो उसे नहीं हुआ। वीर प्रताप के बिना उसे पता नहीं कब हुआशिन क्षेत्र तक पहुंच पाती, और फिर उसका कोई साधना साथी भी तो नहीं था। एक और पुरुष को अपना सहारा बनाना बुरा नहीं था। जब नंगोंग युएहुआ इसी विचार में खोई हुई थी, तभी नंगोंग किंग्या की आवाज और तेज हो गई। उसकी आंखें उलट गईं। नंगोंग युएहुआ तुरंत होश में आए और नंगोंग किंग्या को घृणा भरी नजर से देखते हुए बोली, बेशर्म। नंगोंग किंग्या भारी सांसें लेते हुए कुछ देर बाद बोली, बहन, तुम्हें मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं। वीर प्रताप ने दोनों स्त्रियों के बीच की इस छोटी सी लड़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने प्यार से नंगोंग किंग्या के लाल होठों को चूमा और फिर अलग हो गया। हाँ, आज के लिए काफी है। अब जियांग विश्व स्थिर हो चुका है, इसलिए मुझे तियानचेन विश्व लौटकर देखना चाहिए। ये सुनकर नंगोंग किंग्या ने जल्दी से पूछा, हाफ
महाराज, क्या आप जियांग विश्व में कोई कठपुतली छोड़ जाएंगे? वीर प्रताप ने जवाब दिया, हाँ छोड़ूंगा। अगर आगे कोई समस्या हो तो सीधे कठपुतली के जरिए मुझे बता देना। वीर प्रताप के शब्द खत्म होते ही नंगोंग युएहुआ बोली, महाराज, एक कठपुतली शायद काफी नहीं होगी। वीर प्रताप ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? नंगोंग युएहुआ ने कहा, अगर कठपुतली रखनी है तो वह मेरे पास रहे या किंगिया के पास। वीर प्रताप तुरंत समझ गया, मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं तियानचेन विश्व लौटूंगा तो और कुछ कठपुतलियां बनवा दूंगा, तुम दोनों के पास एक एक रहेगी। अब फिलहाल यहीं छोड़ो, पहले नहा धो लें। फिर तीनों पड़ोस वाले स्नानघर में गए। जल्दी से नहा धोकर वीर प्रताप युद्ध अजगर सेना का एक हिस्सा और जमा किए गए आध्यात्मिक पत्थर लेकर तियानचेन विश्व लौट गया। जब वीर प्रताप जियांग विश्व की सीमा दरार पर पहुंचा तो वह तुरंत तियानचेन विश्व में नहीं घुसा। उसने अपनी दिव्य चेतना फैला दी और जियांग विश्व के भाग्य को महसूस किया। जियांग विश्व का भाग्य तियानचेन विश्व से कहीं ज्यादा समृद्ध था, पर वीर प्रताप ने ज्यादा भाग्य सोखने का इरादा नहीं किया। आखिर यह निचला साधना विश्व था, अगर बहुत ज्यादा भाग्य सोख लिया तो ठीक होने में समय लगता और पूरे जियांग विश्व के साधकों को कष्ट होता। वीर प्रताप ने तुरंत जियांग विश्व के भाग्य को सोखना शुरू कर दिया। उसे अपने अंदर बदलकर पेट में संकुचित कर लिया और सोचा कि तियानचेन विश्व पहुंचकर छोड़ दूंगा। सब कुछ पूरा करने के बाद आखिरकार वीर प्रताप तियानचेन विश्व में प्रवेश कर गया। जियांग विश्व की लड़ाई की खबर पूरे तियानचेन विश्व में पहले ही फैल चुकी थी। जब युद्ध अजगर सेना तियानचेन विश्व लौटी तो लगभग सभी प्रमुख शक्तियों के नेता स्वागत करने आए। तियानचेन विश्व एकदम उत्साह से भर उठा। आधे महीने तक लगातार जश्न चला। तियानचेन विश्व लौटकर वीर प्रताप सबसे पहले यानचेन महल पहुंचा। वहां यान काउंटी की अपनी रानियों को आधे महीने तक सांत्वना दी। फिर वह काले अजगर शहर के महल की ओर बढ़ गया। ठंडे और गरिमा में महल में सभा कक्ष के एक और नर्म पलंग पर सफेद बालों वाली स्त्री पैर मुड़कर साधना कर रही थी। कक्ष में ठंड बढ़ रही थी। जमीन पर बर्फ की परतें जमा हो रही थी। युन शियानशियान को पहले ही पता चल गया था कि वीर प्रताप तियानचेन विश्व लौट आया है। हालांकि वीर प्रताप अभी तक उसके पास नहीं आया था, पर उसे कोई शिकायत नहीं थी। वह जानती थी कि वीर प्रताप के पास बहुत सी स्त्रियां हैं, उन सबको शांत करने में कुछ समय तो लगना ही था। युन शियानशियान को वीर प्रताप की साधारण रानियों पर जलन बहुत कम होती थी। उसकी जलन ज्यादातर अपनी असली आत्मा युन किंगशु की वजह से थी। अब युन किंगशु तियानचेन विश्व छोड़ चुकी थी, इसलिए उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता था। उसके मन में वीर प्रताप की साधारण रानियां उसके सामने बिल्कुल छोटी थी। उन पर जलन करना उसके लिए नीचे गिरने जैसा था। अब प्राचीन युग की महाविपत्ति का पता चलने के बाद उसका पूरा ध्यान जल्दी से सम्राज्ञी बनने पर था। पुरुष स्त्री के मामले अब उसके लिए नगण्य थे। तभी ठंडे कक्ष में एक आकृति प्रकट हुई। भले ही उसे व्यक्ति का आगमन महसूस हो गया था, फिर भी युन शियानशियान ने आंखें नहीं खोली। भाव शून्य स्वर में बोली, उन्हें इतनी जल्दी संतुष्ट कर दिया। ये सुनकर वीर प्रताप हंसा और बोला, वे सब बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाती हैं। युन शियानशियान ने ठंडे स्वर में कहा, स्वामी साधना करना चाहते हैं, आप किसी और के पास चले जाइए। युन शियानशियान जानती थी कि वीर प्रताप से शब्दों की लड़ाई में वह नहीं जीत सकती, पर आदेश बदल सकती थी। आखिर काले अजगर शहर में और भी कई स्त्रियां थीं, जैसे सुहान्यन और चेनवानरोंग। जैसे ही युन शियानशियान ने बात पूरी की, अचानक उसे एक शक्ति का झटका लगा और वह नर्म पलंग पर धकेल दी गई। अगले ही पल एक घना पुरुषीय सुगंध उसके नाक में घुस गया और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति बेचैन हो उठी। युन शियानशियान ने तुरंत अपनी सुंदर आंखें खोल दी। तुम मम, वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा और फैसला कर लिया, जियांग विश्व का भाग्य युन शियानशियान के अंदर स्थानांतरित कर देगा। इससे वह एक अधीनस्थ विश्व को जन्म दे सकेगी। इस तरह युन शियानशियान की शक्ति आसमान छू लेगी। किसी अधीनस्थ विश्व को जन्म देना सिर्फ उसके लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि उस स्त्री के लिए भी बड़ा वरदान था। चू यूकिन और मू जिश्वान ने जब ऐसा विश्व जन्म दिया था, तब उनकी साधना अवस्था तेजी से आगे बढ़ गई थी। मू जिश्वान तो शुरू में औसत प्रतिभा की थी, पर अधीनस्थ विश्व जन्म देने के बाद उसकी साधना उछल कूद कर बढ़ी। अब वह जन्म क्षेत्र की 9वीं परत तक पहुंच चुकी थी। युन शियानशियान की साधना अवस्था पहले से ही ऊंची थी और प्रतिभा भी कम नहीं। अगर वह अधीनस्थ विश्व जन्म देगी तो उसकी तरक्की और भी तेज होगी। इसलिए वीर प्रताप ने यह मौका युन शियानशियान को ही देने का फैसला किया। जब युन शियानशियान और मजबूत हो जाएगी तो भविष्य में तियानचेन विश्व को संभालने में सक्षम हो जाएगी। फिर चाहे वह दूसरे विश्वों पर चढ़ाई करे, तियानचेन विश्व की कोई चिंता नहीं रहेगी। वीर प्रताप ने जैसे ही उसके होठों को सील कर दिया, युन शियानशियान ने कोई विरोध नहीं किया। ये जिद्दी शिष्या जान गई थी कि आज महाराज ने कदम बढ़ा दिया है, अब बचना नामुमकिन था। फिर युन शियानशियान ने दोनों हाथों से वीर प्रताप की गर्दन को जकड़ लिया और खुद आगे बढ़कर उसके होठों का जवाब देने लगी। समय बीतता गया, दोनों पूरी तरह उस अवस्था में पहुंच गए। जल्दी ही वीर प्रताप काम में जुट गया। वह लगातार जियांग विश्व से बदला हुआ भाग्य युन शियानशियान के अंदर स्थानांतरित कर रहा था। भाग्य मिलते ही युन शियानशियान को एहसास हो गया कि कुछ
कुछ गड़बड़ है। वीर प्रताप पहले सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही भरता था जो शरीर में तुरंत फैल जाती थी और कहीं जमा नहीं होती थी, पर इस बार जो शक्ति वह दे रहा था वह एक जगह जमा हो रही थी और तुरंत बिखर नहीं रही थी। यह युन शियान ने अपनी शक्ति चलाकर उस अजीब शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की। उसे इस तरह रोके रखना असहज लग रहा था, पर जितना भी प्रयास करे वह गुच्छा शरीर से बाहर नहीं निकल रहा था। युन शियान के मन में एक भाव उठा, ये परेशान करने वाला शिष्य अब फिर कौन सी चाल चला रहा है, हर बार कुछ न कुछ उसके शरीर में भर देता है। काफी देर बाद आखिरकार वीर प्रताप ने मुंह पर उठाया। होंठ अलग होते ही युन शियान ने हांफते हुए पूछा, हाफ वो क्या था? वीर प्रताप को अच्छी तरह पता था कि वह किसकी बात कर रही है। काम जारी रखते हुए ही बोला, भाग्य। युन शियान एक पल के लिए चौंक गई। क्या भाग्य को इस रूप में संकुचित किया जा सकता है? उसकी तारों जैसी आंखें उलझन में चमक उठी। क्यों तुम मुझे इतना सारा भाग्य दे रहे हो? वीर प्रताप झुककर उसके कान में फुसफुसाया। थोड़ी देर में खुद समझ जाओगी। शब्द खत्म होते ही वह फिर से भाग्य स्थानांतरित करने लगा। जब वीर प्रताप ने और कुछ नहीं बताया तो युन शियान ने पूछना छोड़ दिया। उसने कुछ और बार कोशिश की कि भाग्य को शरीर से बाहर धकेल दे, पर वह शक्ति जैसे उसके शरीर में बस गई थी, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितना समय बीता पता नहीं। अचानक युन शियान के दिमाग में एक खालीपन सा छा गया। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति निचले पेट में इकट्ठी हो गई। अंदर से एक अजीब अनुभूति उमड़ी और फिर उसका दिमाग पूरी तरह शून्य हो गया। एक पल की भटकन के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कुछ अनोखा पैदा हो रहा है। यह युन शियान को कुछ समझ आया। उसने त्योरियां चढ़ाई और तुरंत हाथ बढ़ाकर वीर प्रताप के सीने को धकेल दिया। उसकी प्रतिक्रिया महसूस कर वीर प्रताप धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी नाजुक चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? युन शियान ने पूछा, तुमने मुझे गर्भवती कर दिया। युन शियान ने सोचा कि वीर प्रताप ने उसे गर्भवती कर दिया है। उसने उसकी दूसरी रानियों से सुना था कि वीर प्रताप अपनी रानियों को गर्भवती करने में बस एक पल लगाता है। उसने सोचा कि वीर प्रताप ने अपना वंश उसके अंदर रोक दिया है। वीर प्रताप ने बगल में दिख रही सूचना पर एक नजर डाली। बधाई हो मेजबान, आपने युन शियान की मदद से एक अधीनस्थ विश्व को जन्म दिया। पुरस्कार स्वर्गीय मंडल उड़ती बर्फ की रचना। पुरस्कार पढ़कर वीर प्रताप ने प्यार से युन शियान के गाल पर बिखरे बालों को हटाया और बोला, हाँ जन्म तो हुआ है। ये सुनकर युन शियान चौंक गई। फिर उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। क्यों पहले बता नहीं दिया? वह वीर प्रताप का वंश जन्म देने से खास तौर पर विरोध नहीं करती थी, पर कम से कम बता तो देता। पहले तो कहता था कि महान सम्राट बनने तक बच्चा नहीं चाहता, फिर इतने कम समय में बीज रोक दिया। वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, जो तुम्हारे अंदर है वो बच्चा नहीं है, यह है। युन शियान फिर स्तब्ध रह गई। अगर बच्चा नहीं तो फिर क्या है? उसने फिर से अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया। अगले ही पल उसकी दिव्य चेतना एक काले स्थान में खींच गई। वह काला स्थान सूना और खाली था, जिसमें भारी दबाव महसूस हो रहा था। युन शियान तुरंत समझ गई, क्या यह आंतरिक ब्रह्मांड है? नहीं, यह आंतरिक ब्रह्मांड से अलग था। इस जगह में कोई खास शक्ति उसे पाल रही थी और उसकी साधना अवस्था को बहुत तेजी से बढ़ा रही थी। समझ न आने पर युन शियान ने अपनी दिव्य चेतना वापस खींच ली और वीर प्रताप की आंखों में देखकर पूछा, यह क्या है? वीर प्रताप ने अब कुछ छिपाना नहीं चाहा, सीधे बोल दिया, ये हम दोनों मिलकर पाल रहे अधीनस्थ विश्व है। इसे साधक का आंतरिक ब्रह्मांड भी कह सकते हो, पर यह खास है, इसमें तुम प्रवेश कर सकती हो, मेरी दिव्य चेतना भी आ सकती है और इसमें जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी हम दोनों का बच्चा माना जाएगा। ये सुनकर युन शियान गहरे विचार में डूब गई। पुरुष स्त्री की युगल साधना से आंतरिक ब्रह्मांड जन्म ले सकता है, यह उसने पहली बार सुना था। ये सब वीर प्रताप के शरीर विशेष के कारण ही संभव था। यह विद्रोही आदमी हर बार कुछ न कुछ उसके शरीर में भर देता है, पर इस अधीनस्थ विश्व में कोई नुकसान नजर नहीं आता। ये सोचकर युन शियान ने वीर प्रताप को घूरा और बोली, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, अब उठ जाओ। उसे साफ दिख रहा था कि आज वीर प्रताप सिर्फ इसी अधीनस्थ विश्व को जन्म देने के लिए आया था। वीर प्रताप मुस्कुराया, अभी तो थोड़ी देर हुई है, अभी बहुत सारा भाग्य मुझे तुम्हें देना बाकी है। युन शियान ने विद्रोही पुरुष को क्रोध भरी नजर से देखा। कुछ कहने से पहले ही वीर प्रताप ने फिर से उसके होठों को सील कर दिया और अपनी शक्ति बढ़ा दी। युन शियान के पास वीर प्रताप से निपटने का कोई उपाय नहीं था, उसे छोड़ना पड़ गया। वह सोच रही थी कि वीर प्रताप को सलाह देगी कि साधना पर ध्यान दो, हमेशा सुख संग्रह मत करो, पर अब देख रही थी कि उसकी बातें सुनने वाला नहीं है। पलक
पलक झपकते ही आधा महीना और बीत गया। युन शियान के साथ समय बिताने के बाद वीर प्रताप काले अजगर शहर की दूसरी रानियों के पास गया। हर एक के साथ अपना मन मारकर फिर यानचेंग महल लौट आया। इसी समय यानचेंग महल के एक आंगन में जी क्यूयू मंडप में बैठी थी। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी झलक रही थी। वह वीर प्रताप के साथ तियानचेन विश्वाई थी। सोचा था कि कुलीन उपपत्नी का पद यहाँ भी उसे खास स्थान देगा, पर जब उसने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वीर प्रताप के अंतःपुर में सबसे निचला पद भी कुलीन उपपत्नी ही है, यानी यहाँ उसका पद कोई खास नहीं था। ये सोचकर जी क्यूयू का खून खौल रहा था। वह समझ रही थी कि वह वीर प्रताप के लिए महत्वपूर्ण है, पर अब लग रहा था कि वह भी उसके ढेर सारे खिलौनों में से एक है। जब जी क्यूयू इसी उदासी में डूबी हुई थी, तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, रानी इतनी गहरी सोच में क्या खोई हो। वीर प्रताप की आवाज सुनते ही जी क्यूयू एकदम होश में आ गई। तुरंत उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसी पल वीर प्रताप ने अपना शैतानी पंजा बढ़ाया, एक हाथ उसके कांख के नीचे से घुसा, पतली कमर को जकड़ लिया और सिर को उसके सुगंधित कंधे पर टिका दिया। फिर गहरी सांस लेकर उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर भर लिया। जी क्यूयू ने पीछे मुड़कर उस शरारती को क्रोध भरी नजर से घूरा। पहले तो उसने सोचा था कि वीर प्रताप से टकराएगी, लेकिन फिर मन ही मन सोचा टकराना किस बात पर, कि तुम्हारे पास इतनी सारी स्त्रियां क्यों हैं, या ये कि तुम्हारी सबसे निचली स्त्री भी कुलीन उपपत्नी है। आखिर वह भी तो वीर प्रताप की ढेर सारी खिलौनों में से एक ही है। भले ही वह टकराने का अधिकार मांगे, तब भी क्या फायदा, सब कुछ उसकी अपनी मनमानी कल्पना थी। जी क्यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, सुना है काले अजगर शहर में तुम्हारी कई हृदय की सखियां हैं। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, पिछले महीने मैं वहाँ उनकी सेवा में व्यस्त था। जी क्यूयू ने हल्की सी नाक भौंहाए, वाह, ध्यान बांटने में तुम्हारा कोई सानी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ते। वीर प्रताप बेशर्मी से हंसा, वे सब मेरी स्त्रियां हैं, पति होने के नाते मैं किसी को ज्यादा किसी को कम कैसे करूं। जी क्यूयू के मुंह से गाली निकलने को हुई, पर उसने खुद को रोका। फिर बोली, मैं इस संसार में रहने की आदी नहीं हूँ, मुझे काले चांद शहर लौटना है, क्या महाराज की अनुमति होगी। हालांकि वीर प्रताप की स्त्रियां उसके साथ बहुत प्यार से पेश आती थीं और इस संसार की सुविधाएं जियांग विश्व से कहीं बेहतर थीं, पर ठीक इसी वजह से यहाँ आकर उसकी साधना की इच्छा खत्म हो गई थी। तियानचेन विश्व अब औद्योगिक युग में कदम रख चुका था। खासकर यान काउंटी में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, मनोरंजन, अनोखी औद्योगिक चीजें और खूबसूरत कपड़े सब जी क्यूयू को अपनी ओर खींच रहे थे, पर इसी वजह से वह चिंतित भी थी। इतनी अच्छी जगह में रहते हुए उसका मन सांसारिक सुखों में फंस गया था, साधना के लिए जगह ही नहीं बचती थी। जियांग विश्व की हालत यहाँ से कम अच्छी थी, पर वहाँ वह मन लगाकर साधना कर पाती थी। वह भी जिद्दी स्त्री थी, वीर प्रताप की दूसरी स्त्रियों से पीछे नहीं रहना चाहती थी। इतनी सारी स्त्रियों के बीच अगर वह कुछ खास नहीं बनी तो महज एक छोटी सी खिलौना बनकर रह जाएगी। एक दिन वह भी वीर प्रताप के काम आएगी, तब उसकी सजावटी रानियां उपपत्नियां उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। वीर प्रताप के काम आने के लिए उसे और मजबूत बनना होगा। मजबूत बनने के लिए साधना पर पूरा ध्यान देना होगा, सुख संग्रह में नहीं फंसना होगा। जी क्यूयू की बात सुनकर वीर प्रताप ने पूछा, क्या तुम सचमुच काले चांद शहर लौटना चाहती हो। जी क्यूयू ने जवाब दिया, अगर महाराज अनुमति दे तो मैं लौट जाऊंगी। वीर प्रताप ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, ये तुम्हारी आजादी है। चूंकि तुम लौटना चाहती हो तो 6 महीने बाद लौट जाना। वीर प्रताप की सहमति पाकर जी क्यूयू के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। 6 महीने बाद वह आखिरकार मन लगाकर साधना कर सकेगी। साधकों की उम्र लंबी होती है, उनके लिए समय आम लोगों से तेजी से बीतता है। ज्यादातर साधकों के लिए 6 महीना तो पलक झपकते ही गुजर जाता है। वीर प्रताप के लिए भी यही था। अगले 6 महीने वह अपनी अलग अलग रानियों उपपत्नियों के बीच घूमता रहा, उनकी साधना अवस्था बढ़ाता रहा और अपनी शक्ति भी बढ़ाता रहा। चू यूकिन और मू जिश्वान दोनों के अंदर अब बुद्धिमान प्राणी पैदा हो चुके थे। उन दोनों ने वीर प्रताप और अपनी मातृ देवी के लिए मंदिर बना दिए थे। इससे वीर प्रताप, चू यूकिन और मू जिश्वान को विश्वास की शक्ति मिलने लगी। इससे उनकी साधना अवस्था तेजी से बढ़ने लगी। 6 महीने में वीर प्रताप की साधना अवस्था हुआशेन क्षेत्र की दूसरी परत तक पहुंच गई। पर हुआशेन क्षेत्र में पहुंचने के बाद विश्वास की शक्ति के सहारे भी साधना की गति बहुत धीमी हो जाती है। अब वीर प्रताप को अपनी रानियों उपपत्नियों के साथ युगल साधना करने पर ज्यादा ताकत का एहसास नहीं होता था। सौभाग्य से विश्वास की शक्ति के अलावा उसके पास अधीनस्थ ब्रह्मांडों से उत्पन्न मूल शक्ति भी थी, जो उसकी साधना बढ़ाती थी। अजीब बात यह थी कि वीर प्रताप ने पहले सोचा था कि मूल शक्ति सिर्फ तभी मिलेगी जब उसकी स्त्रियां अपना अपना अधीनस्थ ब्रह्मांड पाल रही होंगी, पर ब्रह्मांड बढ़ते ही उसे लगातार मूल शक्ति मिलती रही। हालांकि अधीनस्थ ब्रह्मांडों की मूल शक्ति सीधे सिस्टम से मिली मूल शक्ति से थोड़ी कमजोर और अशुद्ध थी, फिर भी शक्ति तो बढ़ाती ही थी। काले अजगर शहर का महल। इस वक्त वीर प्रताप ठंडी परी के पीछे व्यस्त था। अचानक युन शियान ने एक जोरदार कराह निकाली। वीर प्रताप को लगा कि समय हो गया है। उसने उसके सुगंधित
कंधे पर सिर टिकाते हुए कान में फुसफुसाया, पूज्य गुरु माता, फुर्सत मिले तो मेरे लिए कुछ और कठपुतलियां बना दीजिएगा। वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियान तुरंत कुछ नहीं बोली। वह भारी सांसें ले रही थी। काफी देर बाद आखिरकार बोली, हाफ पहले वाली कठपुतलियां क्या कर दी? वीर प्रताप ने कहा, वे बहुत कम हैं, मुझे और चाहिए। युन शियान ने पूछा, इतनी सारी कठपुतलियों की जरूरत क्यों? 2-3 काफी नहीं? वीर प्रताप ने जवाब दिया, मैं अपनी हर रानी और उपपत्नी को अपनी एक एक कठपुतली देना चाहता हूँ, ताकि कोई समस्या हो तो वे तुरंत मुझे बता सके। वीर प्रताप ने पहले ही कारीगरों से अपनी सूरत वाली ढेर सारी कठपुतलियां बनवा ली थी, पर उनकी उपयोगिता सामान्य लकड़ी की कठपुतलियों जैसी ही थी। अब वह नई कठपुतली विद्या से नई कठपुतलियां बनाकर अपनी स्त्रियों के पास रखना चाहता था। उन्हें याद आए तो वे कठपुतली से बात कर सकें, जैसे वह हमेशा उनके पास हो। युन शियान ने फिर पूछा, अब तुम कितनी कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकते हो? युन शियान भी वीर प्रताप द्वारा सिखाई गई कठपुतली विद्या का अभ्यास करती थी, पर वह अभी अधिकतम 3 कठपुतलियों को ही नियंत्रित कर पाती थी। ज्यादा कठपुतलियां कमजोर हो जाती थी और शरीर की शक्ति भी जल्दी खत्म हो जाती थी। वीर प्रताप ने कहा, नियंत्रण की बात करें तो अब मैं कम से कम 100 कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकता हूँ, पर उनमें से सिर्फ 10 में ही जन्म क्षेत्र या उससे ऊपर की शक्ति डाली जा सकती है। हुआशेन क्षेत्र की दूसरी परत तक पहुँचने के बाद वीर प्रताप की संत श्रेणी की कठपुतली विद्या और आगे बढ़ गई थी। इससे वह ज्यादा कठपुतलियां नियंत्रित कर सकता था, पर ज्यादातर कठपुतलियों में साधना अवस्था नहीं डाली जा सकती थी। अगर साधना वाली कठपुतलियां ज्यादा हो गईं तो उसकी दिव्य चेतना सबके साथ जुड़ नहीं पाती थी। बेशक उससे सिर्फ अपनी स्त्रियों को अकेलापन महसूस न होने देना था, इसलिए कठपुतलियों में साधना न हो तो भी कोई बात नहीं। अपनी बेचैन आध्यात्मिक शक्ति को शांत करने के बाद युन शियान ने कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कठपुतलियां बना देती हूँ। दोनों काफी देर से लगे हुए थे, अब खत्म करने का समय था। युन शियान ज्यादा सुख संग्रह में विश्वास नहीं करती थी। वीर प्रताप बोला, ठीक है। शब्द खत्म होते ही वीर प्रताप धीरे धीरे युन शियान की जैद जैसी पीठ से अलग हुआ, पर जैसे ही युन शियान उठने लगी, वीर प्रताप ने अचानक उसकी कमर को जकड़ लिया। युन शियान कुछ समझ पाती उससे पहले ही वीर प्रताप ने उसके कूल्हों को उठाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। शरीर में अजीब अनुभूति महसूस करके युन शियान ने होंठ भींच लिए। सोचने लगी, ये विद्रोही शिष्य जानबूझकर कर रहा है या आदत बन गई है। वीर प्रताप ने सिर उसके सुगंधित कंधे पर रखा, फिर दाहिना हाथ उठाकर हल्का सा लहराया। कक्ष के अंदर कठपुतली बनाने वाली दिव्य लकड़ी प्रकट हो गई। युन शियान ने जब अपने कक्ष में लकड़ी के ढेर को देखा तो तुरंत हाथ उठा दिया। बिना एक पल भी गंवाए वीर प्रताप के लिए कठपुतली बनाने लगी। पर जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति चलाई, शरीर के अंदर उठ रही अनोखी लहरों ने उसे एकाग्र होने नहीं दिया। युन शियान ने तुरंत काम रोक दिया। थोड़ा सिर घुमाकर कोने से आंखों के कोनों से वीर प्रताप को देखा और बोली, क्या तुम बाहर चले जाओगे? इस हालत में मैं कठपुतली कैसे बना पाऊंगी? वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। जब देखा कि वीर प्रताप न सिर्फ उठा नहीं बल्कि अपनी बाहों को और भी कसकर जकड़ लिया, तो युन शियान को मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। किसी तरह मन को एकाग्र करके वह वीर प्रताप के लिए कठपुतली बनाने लगी। सचमुच वीर प्रताप ने कोई अनुचित काम नहीं किया था। आखिर युन शियान उसी के लिए कठपुतली बना रही थी। इस वक्त अगर वह शरारत करता तो बात बिगड़ जाती। सिर्फ 12 सांसों में युन शियान ने 3 कठपुतलियां तैयार कर दी। कक्ष में खड़ी उन जीवन जैसी कठपुतलियों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह बोली, अगर सिर्फ तुम्हारी स्त्रियों को तुमसे बात करनी है तो इतनी बड़ी बड़ी कठपुतलियों की जरूरत नहीं। वीर प्रताप ने सोचा तो उसे भी बात सही लगी। पहले वह जो कठपुतलियां अपनी रानियों उपपत्नियों को देता था वे हथेली जितनी छोटी होती थी। वे उन्हें कहीं भी साथ ले जा सकती थी। कुछ तो उन छोटी कठपुतलियों से अनुचित काम भी कर लेती थी। जैसे ही वीर प्रताप को वान किंगसी की वह घटना याद आई जब उसने उसकी कठपुतली से ऐसा किया था, उसके मन में एक हल्की सी लहर उठी। युन शियान ने भी तुरंत उसकी उस प्रतिक्रिया को महसूस कर लिया। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? युन शियान को थोड़ी हैरानी हुई। सिर्फ कठपुतली की बात थी, फिर यह आदमी इतना उत्तेजित क्यों हो गया? दोनों इस घनिष्ठ अवस्था में थे, इसलिए उसे उसकी हर छोटी सी हलचल साफ महसूस हो रही थी। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, कुछ खास नहीं पूज्य गुरु माता, अब हथेली जितनी छोटी कठपुतलियां बना दीजिए। युन शियान ने और कुछ नहीं पूछा, तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ दी। शक्ति कक्ष में रखे लकड़ी के ढेर में घुस गई और जल्दी ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी कठपुतलियां तैयार हो गईं। वे छोटी कठपुतलियां वीर प्रताप की बिल्कुल सजीव प्रतिकृति थी, जैसे असली आदमी को नापकर छोटा कर दिया गया हो। जल्दी ही महल छोटा
छोटी कठपुतलियों से भर गया। जब युन शियान को लगा कि काफी हो गई है, तो उसने और बनाना बंद कर दिया। वीर प्रताप ने अपनी दिव्य चेतना फैलाकर देखा। लगभग 300 छोटी कठपुतलियां तैयार थी। उसके लिए काफी थी। अभी उसके पास 100 रानियां उपपत्नियां भी नहीं थी, इसलिए हर एक को 2-4 कठपुतलियां देना कोई समस्या नहीं थी। तभी युन शियान बोली, बस हो गया। वीर प्रताप ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने हथेली खोली, अपने शरीर से रक्त का एक गुच्छा निकाला और हल्का सा झटका दिया। रक्त की बूंदें छोटे छोटे मोती बनकर कठपुतलियों की भौहों पर जा लगी। अगले ही पल वीर प्रताप को लगा जैसे उसके शरीर में हजारों नई आंखें लग गई हो। उसकी नजर हर तरफ फैल गई। रक्त छूते ही सारी कठपुतलियां जिंदा हो उठी। उनकी लकड़ी जैसी सूरत गायब हो गई। अब वे छोटे छोटे जीवित पुरुषों जैसे लगने लगे। वीर प्रताप ने कोशिश की कि इन सबको एक साथ नियंत्रित करे। उसने उन्हें सभा कक्ष में पंक्ति में खड़ा कर दिया। हालांकि कठपुतलियों में कोई साधना नहीं थी, फिर भी इतनी सारी को एक साथ नियंत्रित करना उसके लिए बहुत ऊर्जा ले रहा था। थकान की लहर तेजी से उठी। वीर प्रताप ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना कठपुतलियों से अलग कर ली। उसे लगातार सबके साथ जुड़े रहने की जरूरत नहीं थी। जब कभी उसकी स्त्रियां उपपत्नियां उसे याद करेगी, तभी वह दिव्य चेतना से जुड़ेगा। जमीन पर खड़ी उन छोटी छोटी आकृतियों को देखकर वीर प्रताप के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। हम बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी युन शियान ने पूछा, क्या तुम तियानचेन विश्व छोड़कर जाना चाहते हो? वीर प्रताप ने हाथ लहराया और कक्ष की सारी कठपुतलियां एक जगह रिंग में समा गईं। अब अधीनस्थ ब्रह्मांड में जीवन था, इसलिए कुछ भी फेंकना ठीक नहीं था। सौभाग्य से जियांग विश्व से उसे काफी जगह रिंग मिल गई थी। कठपुतलियां रखने के बाद वीर प्रताप ने पूछा, ये क्यों पूछ रही हो? युन शियान बोली, तुम अपनी निकट वालों को कठपुतलियां सौंप रहे हो, इसका मतलब है कि तुम तियानचेन विश्व छोड़ने वाले हो, है न? वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराया, हाँ, मैं बाहर की ओर बढ़ना चाहता हूँ, पर अभी सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ। तुरंत तियानचेन विश्व नहीं छोड़ूंगा। अब उसकी साधना अवस्था बढ़ने की गति बहुत धीमी हो गई थी। ज्यादा साधना संसाधन पाने के लिए उसे दूसरे विश्वों पर विजय पाना था। उनके भाग्य को सोखकर अपनी रानियों को अधीनस्थ विश्व जन्म देने में मदद करनी थी, ताकि सिस्टम से और पुरस्कार मिले। दोनों विश्वों का पूरा विलय होने में अभी 100 वर्ष लगने थे। वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि साधकों के लिए 100 वर्ष पलक झपकने जैसा है, पर वीर प्रताप के मन में अभी भी पृथ्वी के इंसानी विचार थे। इतना लंबा इंतजार उसके लिए बहुत लंबा था। चूंकि कोई दूसरा विश्व तियानचेन विश्व से टकरा नहीं रहा था, इसलिए उसने दूसरे रास्ते सोचे, जैसे अमरनाथ बनाना या कुछ और। वीर प्रताप का जवाब सुनकर युन शियान के पास और कुछ कहने को नहीं बचा। वह समझती थी कि तियानचेन विश्व निचला संसार है। यहाँ की साधना संसाधन वीर प्रताप के लिए बहुत कम थे। वह महान सम्राट बनने के लिए यहाँ नहीं रुक सकता था। जब युन शियान इसी विचार में खोई हुई थी, तभी वीर प्रताप ने अचानक उसकी कमर को जकड़ लिया। हल्का सा उठकर उसे अपने नीचे दबा दिया। चूंकि वह पहले से ही उसके ऊपर बैठी हुई थी, इसलिए वीर प्रताप को बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा और वह नर्म पलंग पर लेट गई। आज पूज्य गुरु माता ने मेरी इतनी मदद की है, अब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। युन शियान ने हल्की सी नाक भौंहाई। यह आवारा शिष्य सचमुच नहीं सुधरने वाला। वीर प्रताप युन शियान के कक्ष में ज्यादा देर नहीं रुका। युगल साधना से अब उसकी साधना ज्यादा बढ़ने वाली नहीं थी। भले ही शरीर और मन दोनों को आराम मिलता था, पर अब उसका ध्यान बाहर की ओर बढ़ने पर था। युन शियान के कक्ष से निकलकर वीर प्रताप फेहोग अमर नाव पर सवार हो गया और तियानचेन विश्व की बाहरी सीमा की ओर बढ़ गया। ब्रह्मांड का आकाश बेहद सपनों जैसा था। जितनी दूर नजर जाती, चमकते सितारों के नदियां दिखती थीं। पर यह ब्रह्मांड वीर प्रताप को पहले वाले ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग था। यहाँ न सूरज था, न उसके इर्द गिर्द घूमते ग्रह। सारे विश्व ब्रह्मांड में अलग अलग तैर रहे थे और हर विश्व का अपना सूरज था। भले ही तियानचेन और जियांग विश्व टकरा चुके थे, फिर भी दोनों के सूरज अलग अलग थे। वीर प्रताप अमरनाथ के महल की छत पर खड़ा था। टकराते हुए तियानचेन और जियांग विश्व को देख रहा था। टक्कर से बनी बाहरी दरारें धीरे धीरे भर रही थी। ये दोनों विश्वों के विलय का संकेत था। तभी वीर प्रताप ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर तुरंत फेहोग अमरनाथ से ब्रह्मांड के शून्य में पहुंच गया। हुआशेन क्षेत्र का साधक होने के नाते वह अपने शरीर से ही शून्य में घूम सकता था। शून्य में तैरते विश्वों के टुकड़े उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। इस बार वीर प्रताप सिर्फ अगले विश्व को जीतने के लिए नहीं निकला था, वह अपनी हुआशेन क्षेत्र की शक्ति को भी आजमाना चाहता था। तियानचेन विश्व तो निचला संसार था। वह हुआशेन क्षेत्र के शक्तिशाली साधक की ताकत सहन नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी असली शक्ति आजमाने के लिए वीर प्रताप को ब्रह्मांड के शून्य में जाना ही पड़ता था। वीर प्रताप का शरीर शून्य में तैर रहा था। उसने चारों ओर नजर घुमाई। जल्दी ही उसकी निगाहें एक विशाल विश्व खंड पर ठहर गई। वह खंड करीब 10 किलोमीटर लंबा था। उस पर टूटी फूटी इमारतें भी दिख रही थी। साफ था कि कभी यह खंड किसी जीवंत विश्व का हिस्सा रहा होगा, पर यह सब अब मायने नहीं रखता था। मायने सिर्फ इतना रखता था कि वीर प्रताप को अपनी शक्ति आजमाने के लिए एक निशाना मिल गया था।
था। वीर प्रताप ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति घुमाए और हाथ उठाया। चलते सितारे की 1000 तलवार विधि। अगले ही पल उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत सितारे प्रकट हो गए। फिर वे सितारे लंबी लंबी तलवारों में बदल गए और उस 10 किलोमीटर वाले विश्वखंड पर टूट पड़े। तलवारों की मार से ब्रह्मांड के टुकड़े उड़ने लगे। पूरा 10 किलोमीटर लंबा खंड कई बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर गया। ये दृश्य देखकर वीर प्रताप के मन में हल्का आश्चर्य उठा। क्या यही हुआशिन क्षेत्र की ताकत है? नहीं, ये तो स्वर्गीय स्तर की साधना विधि का असर था। साधारण हुआशिन क्षेत्र का साधक शायद इतनी शक्ति नहीं दिखा पाता। चलते सितारे की 1000 तलवार विधि वही थी जो वीर प्रताप को नंगोंग युएहुआ को शिष्या बनाने पर मिली थी, पर उसने इस विधि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके पास पहले से ही ढेर सारी स्वर्गीय स्तर की साधना विधियां थीं। उसके लिए तलवार कला और ये विधियां काफी थीं। इतनी सारी विधियां सीखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने इसे हल्के फुल्के अभ्यास कर लिया था और फिर भुला दिया था। पर आज जब उसने इसे सहज भाव से आजमाया तो उसकी शक्ति देखकर खुद हैरान रह गया। सचमुच स्वर्गीय स्तर की विधि थी। वीर प्रताप रुका नहीं, उसने फिर आध्यात्मिक शक्ति घुमाई। स्वर्गीय बिजली विधि। पल भर में ब्रह्मांड में एक विशाल काला बादल घिर आया। उसका आकार उस खंड से भी बड़ा था जिसे उसने अभी अभी तोड़ा था। फिर उस काले बादल से मोटी मोटी बैंगनी बिजलियां निकली और पहले से बिखरे खंड को चूर चूर कर डाला। बिजली की मार के बाद सूने ब्रह्मांड में धूल का बवंडर उठ खड़ा हुआ। अपने काम को देखकर वीर प्रताप संतोष से सिर हिलाने लगा। स्वर्गीय बिजली विधि की शक्ति सचमुच कमाल की थी। अब बाकी विधियां आजमाने की जरूरत नहीं थी। फिर वीर प्रताप फेहोंग अमर नाव पर लौट आया और नाव को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। वह अगला विश्व ढूंढना चाहता था जिस पर विजय पाई जा सके। साथ ही यह भी देखना चाहता था कि आसपास कोई ऐसा विश्व तो नहीं जो तियानचेन विश्व से ज्यादा पूर्ण नियम वाला हो। फेहोंग अमर नाव पर कुछ देर उड़ने के बाद वीर प्रताप को तियानचेन विश्व से थोड़ी दूरी पर एक नारंगी लाल चमकता विश्व दिखाई दिया। ये विश्व तियानचेन से ज्यादा दूर नहीं था, पड़ोसी ही कह सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह विश्व धीरे धीरे तियानचेन की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसकी गति बहुत धीमी थी, पर तियानचेन विश्व लगभग स्थिर था। एक न एक दिन यह विश्व भी टकरा ही जाएगा, ठीक वैसे जैसे पहले जियांग विश्व टकराया था। वीर प्रताप मन ही मन सोचने लगा, शायद तियानचेन विश्व के भाग्य में कमी आ गई है, इसलिए दूसरे विश्व उसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। पर उसके लिए यह अच्छी बात थी। अगर यह विश्व टकराकर विलय हो जाए तो भविष्य में तियानचेन विश्व और भी विशाल हो जाएगा। वीर प्रताप ने अमर नाव को तियानचेन और जियांग विश्व के चारों ओर घुमाया। थोड़ी देर बाद उसे एक लाल विश्व और कुछ काले विश्व दिख गए जो एक प्रकाश वर्ष दूर से तियानचेन की ओर बढ़ रहे थे। उसके मन में विचार आया, सचमुच भाग्य की कमी के कारण इतने सारे विश्व तियानचेन की ओर खींचे चले आ रहे हैं। इन विश्वों के विलय हो जाने के बाद तियानचेन कितना विशाल हो जाएगा, ये सोचकर भी उसका मन भर आया। ये विश्व आकार में तियानचेन से कहीं बड़े थे और यह भी पता नहीं कि इनमें हुआशिन क्षेत्र से ऊपर के कितने साधक होंगे। तियानचेन और जियांग विश्व के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वीर प्रताप पड़ोसी विश्वों की जानकारी ले चुका था। फिर वह तियानचेन विश्व लौट आया। वे विश्व अभी भी काफी दूर थे। टकराने में सैकड़ों या हजारों वर्ष लग सकते थे, पर वीर प्रताप इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। वह सोच रहा था कि लौटकर काले अजगर पवित्र भूमि से ज्यादा लोगों को भेजने को कहेगा और ज्यादा अमर नावें मंगवाएगा। फिर उन नावों से सीधे दूसरे विश्वों पर हमला करेगा। तियानचेन विश्व लौटकर वीर प्रताप यानचेंग महल पहुंचा। वहां राजसी उद्यान में मुजिश्वान और उसकी कई रानियां फूलों को निहार रही थीं। सब जी क्यूयू को घेरकर कुछ बात कर रही थीं। बहन जी, तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रह जाती? एक रानी ने अनुरोध किया। महाराज ने बताया कि हालांकि तियानचेन विश्व में आध्यात्मिक शक्ति जियांग विश्व जितनी घनी नहीं, पर रहने की सुविधाएं यहाँ बहुत बेहतर हैं। आजकल जियांग विश्व में बिजली तक नहीं है। जी क्यूयू कुछ दिनों में जियांग विश्व लौटने वाली थी। सब उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आधे साल साथ रहने के बाद उनके बीच गहरा प्रेम हो गया था। वीर प्रताप के अंतःपुर में संतुलन बनाए रखना जरूरी था। शुरू में जी क्यूयू को वीर प्रताप के इतनी सारी स्त्रियों से थोड़ी अड़चन होती थी, पर आधे साल साथ बिताने के बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। वीर प्रताप की शक्ति इतनी अपार थी कि सारी स्त्रियां मिलकर भी उसके सामने कुछ नहीं थीं। कुलीन उपपत्नी का पद सबको मिला था। ये बात भी जी क्यूयू को अब अच्छी लगती थी। इससे साफ था कि वीर प्रताप सबको एक समान सम्मान देता है। उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं था। इससे पता चलता था कि वह पुराना नया करने वाला पुरुष नहीं है। अगर वह जियांग विश्व लौट भी गई तो भविष्य में वीर प्रताप उसे भूलने वाला नहीं था। इसी वजह से वह और भी ज्यादा जिद्दी हो गई थी कि वह मजबूत बने और बाकी स्त्रियों से अलग खड़ी हो सके। इस समय वीर प्रताप के लिए ज्यादातर स्त्रियां सिर्फ कुछ इच्छाओं को पूरा करने वाली थीं। वास्तव में उनका कोई खास मूल्य नहीं था। जी क्यूयू ने सुना था कि काले अजगर शहर के महल में सिर्फ कुछ ही कुलीन उपपत्नियों की साधना अवस्था मजबूत है। वे वीर प्रताप की सचमुच मदद कर सकती हैं। मुजिश्वान और दूसरी रानियों की तरह सिर्फ बच्चे पैदा करना और घर संभालना उसका लक्ष्य नहीं था। वह युन शियानशी
लुशियान या नंगोन बहनों जैसी बनना चाहती थी जो वीर प्रताप की वास्तविक मदद कर सके, इसलिए उसे और मजबूत बनना था। अब वह सुस्ती में नहीं फंस सकती थी। मु जिश्वान की बात सुनकर जी क्यूयू हल्के से मुस्कुराए और बोली, जिश्वान, मैं भी तियानचेन विश्व में रहना चाहती हूँ, पर मेरी आत्मा अनुशासन बहुत कमजोर है। अगर मैं यहाँ रही तो साधना करने की प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। जियांग विश्व में रहने की सुविधाएं भले कम हो, पर ठीक इसी वजह से वहाँ मन लगाकर साधना कर पाती हूँ। जी क्यूयू की बात सुनकर मु जिश्वान ने हल्की आह भरी और बोली, ठीक है, अगर बहन जी अपनी साधना बढ़ाना चाहती है तो मैं और कुछ नहीं कहूंगी। मु जिश्वान समझ गई थी कि जी क्यूयू शायद वीर प्रताप से बचकर जाना चाहती है। हर कुछ दिन में महाराज आकर उसे परेशान कर देते थे, जिससे साधना में मन ही नहीं लगता था। जी क्यूयू मुस्कुराए और बोली, जिश्वान, चिंता मत करो, 50 वर्ष में एक बार तियानचेन विश्व आकर तुमसे मिल लूंगी। जी क्यूयू की बात सुनकर मु जिश्वान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ठीक उसी पल पीछे से एक पुरुष की गहरी आवाज गूंजी। क्यूयू, जिश्वान और बाकी अभी साधना के रास्ते पर चली हैं। उनके लिए 50 वर्ष कोई छोटा समय नहीं है। मु जिश्वान और बाकी रानियां भले ही स्वर्गीय मानव क्षेत्र में पहुंच चुकी थी और साधना का रास्ता पकड़ चुकी थी, पर वे अभी अभी उस रास्ते पर चली थी। अनुभव नाम को भी नहीं था, इसलिए समय का हिसाब उनके लिए अभी भी साधारण इंसानों जैसा ही था। 50 वर्ष साधारण इंसान के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। मु जिश्वान और बाकी के लिए जी क्यूयू का 50 वर्ष बाद तियानचेन लौटना बहुत लंबा लग रहा था। वीर प्रताप की आवाज सुनते ही सारी रानियां मंडप के बाहर की ओर मुड़ गईं। वीर प्रताप सफेद सुनहरे राजसी वस्त्र पहने, सिर पर मुकुट बांधे, बड़ा ही सुंदर, दिव्य और अलौकिक लग रहा था। उसी पल जी क्यूयू बोली, 50 वर्ष कोई बहुत लंबा समय तो नहीं है ना। कुछ लोग तो आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और पलक झपकते ही 100 वर्ष निकल जाते हैं। वीर प्रताप मुस्कुराया, जिश्वान और बाकी 100 वर्ष तक ध्यान नहीं लगा पाएंगी। अभी तो मु जिश्वान और बाकी की साधना वीर प्रताप के साथ युगल साधना से ही तेजी से बढ़ रही थी। साथ ही उन्हें और भी बहुत सारे काम संभालने थे। 100 वर्ष तक लगातार ध्यान लगाना उनके बस की बात नहीं थी। जी क्यूयू ने कहा, ठीक है, तो मैं 10 वर्ष बाद लौट आऊंगी। वीर प्रताप बोला, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं दोनों विश्वों के बीच एक स्थानांतरण मंडल बना दूंगा। जब दोनों जगह मंडल तैयार हो जाएंगे तो तुम जब चाहो आ जा सकती हो। उच्च स्तरीय साधना विश्वों में स्थानांतरण मंडल आम बात थी। भले ही इसमें ढेर सारे आध्यात्मिक पत्थर लगते थे, पर फायदा बहुत था। वीर प्रताप की बात सुनकर जी क्यूयू बोली, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी वीर प्रताप ने अपनी जगह रिंग से छोटी छोटी कठपुतलियों का गुच्छा निकाला। वे हवा में तैरती हुई मु जिश्वान और बाकी रानियों की ओर उड़ गईं। रानियों ने कठपुतलियां हाथ में ली, उन्हें उलट पुलट कर देखा, यहाँ वहाँ दबाया। झो यू हैरान होकर बोली, अरे वाह, ये कठपुतलियां तो बिल्कुल जीवित इंसान जैसी लगती हैं। पहले वीर प्रताप ने जो कठपुतलियां दी थीं, वे लकड़ी की थी। उन्हें कठपुतली कहना भी ठीक नहीं, लकड़ी की गुड़िया कहना ज्यादा सही था। पर आज जो कठपुतलियां दी गई थी, वे पूरी तरह अलग थी। उनमें त्वचा थी, बाल थे। वीर प्रताप की बिल्कुल सजीव छोटी प्रतिकृति। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराया, फिर उन कठपुतलियों को नियंत्रित करते हुए रानियों से बोला, ये मेरी कठपुतलियां हैं। आगे जब मैं दूसरे विश्वों पर जाऊंगा तो तुम इनके जरिए मुझसे बात कर सकती हो। हाथ में बात करने वाली कठपुतलियां देखकर रानियां फिर से हैरान रह गईं। उन्हें पता था कि वीर प्रताप की कठपुतलियां उससे बिल्कुल मिलती जुलती होती हैं, पर इतनी सारी कठपुतलियों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है, यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर भविष्य में वीर प्रताप बड़ी बड़ी कठपुतलियां बनाए, ये सोचते ही वान किंगसी के गालों पर हल्की लाली छा गई। ठीक उसी पल वीर प्रताप ने उसकी ओर देखा और बोला, किंगसी, मेरी दिव्य चेतना इन कठपुतलियों से जुड़ी हुई है, इसलिए मेरी कठपुतलियों से कोई शरारत करने का विचार मत करना। वान किंगसी का चेहरा और लाल हो गया। उसे याद आ गया कि पहले उसने वीर प्रताप की कठपुतली से कुछ अनकहा काम किया था, और अभी वह सोच रही थी कि अगर महाराज बड़ी कठपुतलियां बनाए तो। वान किंगसी ने शर्माते हुए कहा, मैं समझ गई। सब रानियों पर एक नजर डालने के बाद वीर प्रताप की निगाह फिर जी क्यूयू पर पड़ी। क्यूयू, तुम कब जियांग विश्व लौटना चाहती हो? मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, क्यों न अब मेरे साथ ही चलो। जी क्यूयू तुरंत बोली, जी महाराज, मैं बहुत पहले से तैयार हूँ। वीर प्रताप की बात सुनकर मु जिश्वान ने पूछा, महाराज इस बार कब लौटोगे? वीर प्रताप ने जवाब दिया, बस जियांग विश्व का हाल चाल देख कर आऊंगा, बहुत जल्द लौट आऊंगा, शायद 2 महीने में। ये सुनकर जी क्यूयू मन ही मन सोचने लगी, 2 महीने, 1 महीना नंगोन युएहुआ के साथ, 1 महीना नंगोन किंग्या के साथ। उसकी छाया स्थानांतरण विधि अलग अलग विश्वों के बीच नहीं चल सकती थी। जियांग से तियानचेन लौटने के लिए अभी भी स्थान दरार से ही गुजरना पड़ता था। भले ही वह अपनी शक्ति से सीधा स्थानांतरण मार्ग बना सकता था, पर जब दरार पहले से मौजूद थी तो उसकी जरूरत क्या। और फिर जियांग विश्व में उसके 2 जिद्दी सुंदरियां इंतजार कर रही थी। 2 महीने वहाँ रुकना उचित ही था। मु जिश्वान और बाकी रानियां और कुछ नहीं बोली। वीर प्रताप जी क्यूयू के पास आया और उसकी कमर को अपनी बाहों
बाहों में भर लिया। इतनी सारी रानियों के सामने वीर प्रताप का इस तरह गले लगाना देखकर जी क्यू के चेहरे पर हल्की गर्मी दौड़ गई। भले ही वह पहले भी वीर प्रताप की दूसरी स्त्रियों के साथ सेवा कर चुकी थी, फिर भी इतनी नजरों के सामने आने की आदत अभी तक नहीं पड़ी थी। वीर प्रताप मुस्कुराया और रानियों से बोला, प्रिय रानियों, मेरी प्रतीक्षा करना। सारी रानियां एक स्वर में बोली, हम महाराज को विदा करते हैं। अगले ही पल वीर प्रताप और जी क्यू उसी जगह से गायब हो गए। जब वे फिर प्रकट हुए तो तियानचेन विश्व की सीमा वाली स्थान दरार पर थे। उस वक्त जी क्यू ने पीछे मुड़कर यान काउंटी की ओर एक नजर डाली। हालांकि वह यान काउंटी में सिर्फ आधा वर्ष ही रही थी, फिर भी उसके मन में गहरी लगाव पैदा हो गया था। खासकर पिछले 6 महीनों की घटनाएं बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। ये देखकर वीर प्रताप बोला, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो यान काउंटी में ही रह सकती हो। जी क्यू ने सिर घुमाया और बोली, नहीं शुक्रिया, आरामदायक जीवन भले ही अच्छा हो, पर आखिर उसने साधना ही चुनी थी। जब वीर प्रताप को लगा कि जी क्यू का फैसला पक्का है तो उसने और कुछ नहीं कहा। फिर वह जी क्यू को लेकर स्थान दरार से गुजरा और जल्दी ही वे जियांग विश्व के काले चांद शहर में पहुंच गए। काले चांद शहर लौटकर देखा तो पूरा शहर पूरी तरह बदल चुका था। भले ही सिर्फ आधा वर्ष बीता था, पर अमर संघ का केंद्र होने के कारण संघ की हर शाखा ने धन, श्रम और जनशक्ति लगाकर शहर को विशाल पैमाने पर बनाया था। अब काले चांद शहर बहुत बड़ा हो गया था। पुराना महल अब एक शानदार अमर महल में बदल चुका था। वीर प्रताप जब जी क्यू को गोद में लिए अमर महल में प्रकट हुआ तो साधना में लीन नंगोन किंग्या को तुरंत उसकी उपस्थिति का एहसास हो गया। अगले ही पल वह उनके सामने आ खड़ी हुई। दासी महाराज को प्रणाम करती है। वीर प्रताप ने नंगोन किंग्या को देखा। वह हमेशा की तरह गहरे लाल वस्त्र पहने थी। वस्त्र की दरार से उसकी गोरी लंबी टांगे हल्के हल्के झांक रही थी। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराया और प्रशंसा करते हुए बोला, किंग्या, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इतने कम समय में काले चांद शहर का इतना बड़ा बदलाव नंगोन किंग्या की मेहनत से ही हुआ था। प्रशंसा सुनकर नंगोन किंग्या बहुत उत्साहित हो गई। महाराज की जय हो। वीर प्रताप ने आगे कहा, क्यू जियांग विश्व में साधना करने आए हैं, उसके लिए एक महल व्यवस्था कर दो। ये सुनकर नंगोन किंग्या एक पल के लिए चौंक गई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। अमर महल भले ही बड़ा था, पर वह सचमुच नहीं चाहती थी कि कोई और स्त्री उसके साथ रहे। ये महल तो सिर्फ वीर प्रताप और उसके लिए बनाया गया था, पर जी क्यू वीर प्रताप की स्त्री थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जी क्यू की ओर एक नजर डालकर बोली, मेरे साथ आओ। और फिर नंगोन किंग्या जी क्यू को एक महल की ओर ले चली।